जैसे ही ट्रंप का ऑर्डर आया, ईरान एक बार फिर सुलग उठा। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मिसाइलों की बौछार कर दी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईरान के कई इलाके अमेरिकी अटैक की जद में आ गए। अगर ईरान के नक्शे को देखें तो समझ आता है कि अमेरिका ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत उन जगहों को निशाना बनाया जो ईरान की ताकत और उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. बुशहर न्यूक्लियर प्लांट। गुरुवार सुबह बुशहर प्रांत में कई धमाके सुने गए। यह वही इलाका है जहां ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी अमेरिका ने सीधे ईरान के परमाणु कलेजे पर चोट की। चीन रशिया कॉरिडोर। दावा किया गया कि अमेरिकी हवाई हमले में उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में मौजूद अक-तक खान रेलवे ब्रिज को भी उड़ा दिया गया। ये वो स्ट्रैटेजिक रूट है जिसके जरिए ईरान अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद चीन और रशिया के साथ सीधा व्यापार कर रहा था। स्ट्रैटेजिक रेलवे ब्रिज। अमेरिकी स्ट्राइक ने तेहरान से मशहद जाने वाली रेलवे लाइन के 2 पुलों को तबाह कर दिया। इस तरह के दावे किए गए। मशहद वही शहर है जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया। सवाल यह है कि इस तरह के हमले तो पहले भी हुए हैं। ईरान की लाइफलाइन को पहले भी समतल करने की कोशिश की गई, फिर सीजफायर हुआ, तो फिर अब बदला किया है। जब तक इसकी चर्चा होती तब तक ईरान वॉर को लेकर कई ब्रेकिंग सामने आई। ब्रेकिंग नंबर 1। अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रडार ठिकानों और IRGC की 60 से ज्यादा लड़ाकू नावों को समंदर में ही मलबे में तब्दील कर दिया। ब्रेकिंग नंबर 2। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एक अधिकारी ने कहा कि तनाव का यह दौर 1-2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीने तक भी चल सकता है। ब्रेकिंग नंबर 3। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस ताजा लड़ाई में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, 78 से ज्यादा लोग घायल हैं। ब्रेकिंग नंबर 4। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान से वॉर की आशंका को देखते हुए अलर्ट लेवल को हाईएस्ट मोड पर पहुंचा दिया है। When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even, somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might, yeah, we might. But when they hit, we hit, you know. It's what we use their language, we speak their language. No, I don't think so. I think anything that happens is going to be over very quickly. And we'll only make it safer, including for oil. Oil is going to be very free, very easy, and it's going to happen very fast. We have the Hormuz Strait, the boats have pulled out. लेकिन ईरान ने भी घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिकी हमलों के जवाब में तेहरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स की बरसात कर दी। IRGC ने दावा किया कि उसने खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी हमलों के हिसाब से ही रिटेलिएशन किया। बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने की बात कही गई। इसमें अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय और अली अल सलेम एयरबेस भी शामिल बताए गए। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में अमेरिका के सबसे अचूक हथियार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। कतर में अमेरिकी सेना के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना को ब्लाइंड कर दिया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के फ्यूल टैंक्स को आग के हवाले कर दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमले की जद में जॉर्डन भी आने लगा, जहां एयर रेड सायरन बजने लगे। तेहरान ने साफ संदेश दिया कि जंग अब एक तरफा नहीं हो सकती।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है और ये 18 जून को हुए समझौते के आर्टिकल 10 का उल्लंघन है। पिछले 20 दिनों में अमेरिका ने सीधे तौर पर या लेबनान के खिलाफ ज़ायोनी शासन की कार्रवाई के जरिए आपसी समझौते की अलग अलग शर्तों का कई बार उल्लंघन किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा अपने वादों को तोड़ने के नतीजों के बारे में चेतावनी दी है और कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम उठाना होगा वो उठाते रहेंगे। इस बार पलटवार के बारूदी खेल ने दुनिया को सकते में डाल दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस अचानक शुरू हुई जंग के पीछे असली इनसाइड स्टोरी क्या है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये महायुद्ध पार्ट 2 दरअसल किसी बड़े सैन्य नतीजे के लिए नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर एक बेहतर डील हासिल करने का अमेरिकी हथकंडा है। जब पिछली बार ईरान के साथ समझौता हुआ था तो अमेरिका के भीतर ट्रंप की काफी किरकिरी हुई थी कि उन्होंने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रंप सैन्य दबाव के जरिए ईरान को तोड़ना चाहते हैं और जब वो बातचीत की मेज पर आए तो शर्तें सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन की हो। इसीलिए कह चुके हैं कि ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं। I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Woodcock, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. लेकिन इतिहास गवाह है, पश्चिम एशिया में बारूद की आग सुलगाना जितना आसान है उसे बुझाना उतना ही मुश्किल, खासकर तब जब ईरान अमेरिका एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए सारे दाव आजमा चुके हों। लेकिन सीजफायर के आगे हमेशा संग्राम वाला ऑप्शन ही नजर आया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति इस वक्त मौत के उस लिस्ट में सबसे ऊपर है जिसे तेहरान के बंद कमरों में बैठकर तैयार किया गया है, या एक सर्वोच्च नेता के जनाजे के बदले ईरान अब सुपर पावर प्रेसिडेंट का जनाजा चाहता है। ये सवाल आज इसलिए पूरी दुनिया में गूंज रहा है क्योंकि 2 दिन में 2 बार प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी हत्या की आशंका जता चुके हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक किलिंग लिस्ट रेडी है जिसमें उनका नाम सबसे ऊपर है। ये ईरान का मशहद शहर 2 जगह है जहां लाखों लोग सड़कों पर थे क्योंकि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर का जनाजा निकला, जहां आयतुल्लाह खमेनी की अंतिम यात्रा का समापन पूरा ईरान गम और गुस्से में डूबा था। गुस्सा इस बात का कि अमेरिका ने इस अंतिम संस्कार से ठीक पहले मशहद जाने वाली रेलवे लाइन के 2 पुलों को मिसाइल से उड़ा दिया, लेकिन हौसला टस से मस नहीं हुआ। इसी मातम के बीच मशहद के एक होटल के बाहर लगे इस पोस्टर ने आग में घी का काम किया। बड़ी सी बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मार डालेंगे। इस पोस्टर का मतलब यह है कि जनाजे में उमड़ी भीड़ अब सिर्फ रो नहीं रही, वो सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को खत्म करने की मांग कर रही थी। ऐसा लगा मानो तेहरान से लेकर मशहद तक हर ईरानी नागरिक के हाथ में ट्रंप की तस्वीर थी और दिल में सिर्फ एक ही बात कि जनाजे का बदला अब सिर्फ जनाजे से होगा। शायद ट्रंप को भी ये बात मालूम है, इसीलिए वो कैमरे के सामने खुलकर कहते हैं उनकी हत्या हो सकती है, वो ईरान के किल लिस्ट में है। Maybe I wouldn't have run. It's a very dangerous profession. No, I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday and I'm number 1 on, I like being number 1 on TikTok better, but I'm number 1 on the list for killing. सवाल है कि ट्रंप बार बार इस बात को क्यों दोहराते हैं? क्या वाकई उनकी जान को खतरा है या फिर वो ईरान को लेकर अमेरिकी जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि देखो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और इसे करते करते कुर्बान भी हो जाओ तो गम नहीं। हालांकि सच्चाई तो यह भी है कि ट्रंप पर बीते कुछ साल में जानलेवा हमले तो हुए हैं। 13 जुलाई 2024 बटलर पेंसिल्वेनिया
आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। थॉमस क्रूक्स नाम के शूटर ने गोलियां चलाई और एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर गुजर गई। वो बाल बाल बच गए। 15 सितंबर 2024, वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा। ट्रंप के गोल्फ क्लब में रायन राउत नाम का संदिग्ध असॉल्ट राइफल लेकर झाड़ियों में छिपा था। सीक्रेट सर्विस ने फायरिंग कर उसे पकड़ा। 22 फरवरी 2026, मार-ए-लागो, फ्लोरिडा। एक हथियारबंद शख्स शॉटगन और गैस कैनिस्टर लेकर मार-ए-लागो रिजॉर्ट के सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर घुसा। सीक्रेट सर्विस ने उसे ढेर किया। 25 अप्रैल 2026, वॉशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के वेन्यू के पास थॉमस कोल एलन नाम के शख्स ने हमले की कोशिश की। फायरिंग हुई। इस दौरान ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस बार ट्रंप खुद कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। 2 दिन में 2 बार बयान दिए और इस बार उनकी बातों में समानता थी। फोकस किल लिस्ट और हिट लिस्ट जैसे शब्दों पर था। They want to take out the U.S. leader, me. I'm on every list. I saw things this morning. I'm on every single one of their lists. And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people. But these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. लेकिन ट्रंप को मारने की इन कोशिशों के पीछे क्या सिर्फ अमेरिका के घरेलू सिरफिरे थे? जवाब है नहीं। इस पूरी साजिश के पीछे एक बेहद खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोण काम कर रहा था, जिसका पर्दाफाश खुद अमेरिकी जांच एजेंसियों ने किया। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने हाल ही में एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ रजा मर्चेंट को ईरान के इशारे पर अमेरिकी राजनेताओं की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया। इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को यानी IRGC थी। मकसद साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना था। और इस पाकिस्तानी जासूस के हिटलिस्ट में सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और निकी हेली भी शामिल थी। लेकिन ट्रंप बच गए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलर FBI के ट्रैप में आ गया। हालांकि इस बार ट्रंप जिस किल लिस्ट की बात करते हैं उसका जिक्र वो ईरान से ठीक पहले भी कर चुके थे। एक इंटरव्यू में ये बात कह दी थी कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ईरान को नक्शे से मिटा देना। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. And they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody, like they did with me.